शराब की दुकानों का विरोध जारी। पंचायत के सदस्य भी अब उतरे इस विरोध में। लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से को कहा, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। चिनाब का बढ़ता जलस्तर किसानों पर पड़ा भारी। गढ़खाल में सैकड़ों कनाल जमीन हुई जेरे आब। 80% तरबूज की फसल पानी में डूबने से खराब। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। डोडा के जीएमसी अस्पताल पर नाम बड़े और दर्शन छोटे का मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है। सरकार ने जीएमसी अस्पताल को यहां बना दिया, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर यह अस्पताल हमेशा सुर्खियों में ही रहता है। कभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो कभी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। डोडा का जीएमसी अस्पताल परिसर में लाइट्स न होने के लेकर अब सुर्खियों में यह अस्पताल एक बार फिर आ गया है। लोगों का आरोप है कि सूरज ढलते ही घंघोर अंधेरा छा जाता है और मरीजों और तीमानदारों का अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जब सूरज ढलता है तो ये जो अस्पताल है ये भी पूरे तरीके से अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि बिजली की व्यवस्था ना होने की वजह से अस्पताल की जो हालत है वो इस तरीके की बनी हुई है। पावर क्राइसिस हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इस अस्पताल में इमरजेंसी के तौर पर हर समय बिजली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता। और इस बीच आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोग टॉर्च लेकर जो है वो अस्पताल के परिसर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर वसीम गट्टू ज्वाइन कर चुके हैं, तो वसीम से पूरी जानकारी लेंगे। वसीम, आपसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि कितना समय हो चुका है इस अस्पताल को अंधेरे में डूबे हुए? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो बता रही हैं, मेडिकल कॉलेज जिस तरह से लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और जो भी शख्स वहां पे इलाज करने आता है वो पहले यही सवाल उठाता है कि मेडिकल कॉलेज के लिए जो रास्ता जाता है वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिससे लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है। आपने देखा होगा किस तरह से टॉर्च का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और सवाल मेडिकल कॉलेज पे वही उठ रहे हैं, यानी कि मेडिकल कॉलेज का जो भी अमला है उस पर सवाल उठ रहे हैं। जो वहां की इंतजामिया यानी कि मेडिकल कॉलेज की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार वहां पे छापामारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डोडा है, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा वहां आते हैं, वहां पूछताछ होती है। और जो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रिंसिपल है यहाँ के या वहां के जो सुपरिटेंडेंट है उन पे कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि लगातार लोग जब इलाज करने वहां के लिए आते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग जब आते हैं प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं होता, इस तरह से लोगों का इल्जाम है। अब आप देखते हैं कि वहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज लगातार देखने को मिल रहा है। टॉर्च का इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा है और इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का दिया गया है। जमीनी सतह पे किस तरह के हालात हैं, किस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल वसीम, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से जो रास्ता है वो अंधेरे में, लेकिन अस्पताल के अंदर बिजली की व्यवस्था किस तरीके की, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बिजली क्या वहां पर मुहैया होती है हर समय? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। जिस तरह से कल जब लोगों से मैंने बात की जो बुंदों के इलाके से थे या बाकी सारे इलाकों से, हमारा एक हिली एरिया माना जाता है, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं अपना इलाज करवाने। उनने बताया जब हम मेडिसिन लेने बाहर आए, किसी शॉप पे हम चले गए, जब वापस हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आए तो कुत्तों ने हम पे हमला किया। तो अपने आप उन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से बचाया और मेडिकल कॉलेज पे बहुत सारे सवाल उठाए और अंदर की भी वही हालत आपको देखने को मिली। कभी डॉक्टर सही तरीके से उनका इलाज नहीं करता है, कभी डॉक्टर पे वो लोग सवाल उठाते हैं, कभी गंदगी के पे वो लोग सवाल उठाते हैं जो लोग वहां पे इलाज करने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया जो वहां की उनको देखना चाहिए। दावे तो बहुत बड़े किए जाते हैं, प्रोग्राम तो बहुत बड़े रखे जाते हैं, बहुत बड़ी ट्वीट किए जाते हैं कि मेडिकल कॉलेज आगे की तरफ बढ़ रहा है, मगर तस्वीरें जो बता रही हैं इससे ये लगता है कि जो पहला यहाँ पे जो हॉस्पिटल हुआ करता था वो इससे अच्छा था और सारी फैसिलिटीज लोगों को मिलती थी, मगर अब जो है लोग इससे निराश हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आया था तो लोगों ने काफी खुशी आपस में बांटी थी, बहुत बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़े जो है दावे किए गए थे, मगर जमीनी सतह पे वो दावे क्या है वो तस्वीरें खुद आपको बता रही हैं। ये मेडिकल कॉलेज जोड़ा है और लाइटें, बड़ी बात इसमें ये कि लाइटें आप देख रहे हैं जरूर स्ट्रीट लाइट्स वहां पे लगी हैं, मगर वो सिर्फ शोपीस है,
वो जल नहीं रही है। और मैंने जो यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की, वो कहीं बाहर चले गए हैं। और जो मेडिकल कॉलेज का अमला है उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि हम जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ के जो म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन है, उनसे मैंने जब सुबह टेलीफोनिक बात की, उन्होंने बताया कि हमारे अंडर ये सारी चीजें नहीं आती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का अमला जो है उनके अंडर आते हैं और जवाब देने के लिए वही तैयार होनी चाहिए। क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का हाल मैंने कुछ देर पहले आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम की किस तरह की खस्ता कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं हर एक दिन सवाल उठ रहे हैं, हर एक दिन वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो लोग वहां पे इलाज करवाने आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिला इंतजामिया है, खास करके डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ जो प्रिंसिपल वहां की है, और खास करके एलजी साहब को इस चीज पे नजर देनी चाहिए, क्योंकि कई सारी उम्मीदें लोगों को उन पे है। और जिस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कोई बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, तमाम जानकारी देने के लिए। और वैसे ही जिस तरीके से यस वसीम ने बताया कि अगर हम बात करते हैं डोडा के जीएमसी अस्पताल की, तो पूरे रास्ते में किस तरीके से घंघोर अंधेरा छाया हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और खासकर बात करते हैं, ये जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो कि इस अस्पताल की तरफ जाता है, और स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी आती है, जिस वजह से उन्हें कभी तो गाड़ी की हेडलाइट्स का सहारा लेना पड़ता है और कभी टॉर्च का। तो चलिए पुंछ जिले की बात करें। पुंछ जिले के स्वरनकोट में वाइन शॉप खोले जाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया है। पूर्व विधायक स्वरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम और बीडीसी चेयरपर्सन नाजीर हुसैन और स्वरनकोट के तमाम पंचों सरपंचों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोथा में शराब की दुकान खोले जाने के फैसले का विरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वे इसका विरोध करते हैं और किसी भी हालत में यहां पर दुकान नहीं खुलने देंगे। साथ ही कहा कि एक तो पहले ही युवा बेरोजगार है और अब यहाँ पर वाइन शॉप खोलकर उनको नशे की ओर धकेला जा रहा है, जिसका ये पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए आकाश हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आकाश से जानते हैं। आकाश, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे कि अब जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उसके बाद कोई संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले पर? हाँ जी, पहले मैं आपको बताता चलूं, पिछले 4 या 5 दिनों से जो है डेली जो है सदन कोर्ट में एहतजाज चल रहे हैं, जिसमें जो है तमाम लोगों, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हो या सिविल सोसाइटी हो तमाम। और आज हमने देखा है कि तमाम सरपंच, जिसमें एक्स एमएलए मोहम्मद अकरम चौधरी की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो है साफ लफ्जों में ये कहा गया है कि हम जो है ये जो शॉप है जो है लिक्विड की, ये जो है बिल्कुल भी नहीं खोलने देंगे। उन्हें सरकार से मांग की है कि इसको जो है पूरी यहाँ से हटाया जाए, इसको जो है पूरी बंद किया जाए। बिल्कुल, आपसे आकाश एक सवाल और रहेगा मेरा कि कितनी देर पहले इस जो वाइन शॉप का टेंडर है वो पास हुआ था, लाइसेंस मिला था, और जिसके बाद से अब जाकर इस दुकान को खोला जा रहा है? हाँ जी, भी इस हवाले से बात करें, 5 या 6 महीने से जो टेंडर पड़ा था, उसके बाद जो दुकान मालिक को लाइसेंस मिला, हमारी दुकान मालिक से भी बात हुई, उनका कहना है कि जिनका ये टेंडर पास हुआ था, उनका ये कहना है कि अगर सरकार की तरफ से क्या ये मुझे टेंडर दिया था तो मुझे खोलना है, तो उसने सिविल लोगों का ये कहना है कि ये एक ऐसा इलाका है, एक तरफ सरकार जो है ड्रग्स के लिए जो है काम कर रही है, और दूसरी तरफ वाइन शॉप को ये एक बड़ा सवाल है। एक्स एमएलए मोहम्मद अकरम चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार को निभावर किया कि ये हम कह रहे हैं कि दोबारा जो है ये वाइन शॉप यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 70 साल से वाइन शॉप थी सुरनकोट में, और पिछले 2 या 4 साल 5 साल पहली बात करें, यहाँ सुरनकोट में इसको लोगों ने एहतजाज करके बंद करवाया था, तो आज ये फिर क्यों खुला? लोगों ने मांग की है कि सरकार से क्या है, इसको जो है जल्द से जल्द बंद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। ये थे हमारे साथ आकाश मलिक। और वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। प्रदर्शन सिर्फ इस बात का है कि इनके इलाके में जो वाइन शॉप है वो खोली जा रही है, जिसको लेकर अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये अब फिर से एक बार बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। दरिया चिनाब का बढ़ता जलस्तर जम्मू के ब्लॉक अखनूर के गांव गड़खाल के तरबूज उत्पादकों पर भारी पड़ रहा है। चिनाब का जलस्तर बढ़ने में इस गांव की सैकड़ों कनाल जमीन पर लगी तरबूज की फसल पानी में डूब गई है। तरबूज उत्पादकों की माने तो उनकी 80% तरबूज की फसल बर्बाद हो गई है, और जो रह गई है उसे वे अपनी जान जोखिम में डालकर वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
किसानों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी उनके इस नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंचा। प्रशासन के इस रवैये से नाराज किसानों ने सरकार से जल्द एक टीम का गठन कर उनके नुकसान का जायजा लेने और इसकी जल्द भरपाई करने की भी मांग की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो तरबूज की फसल है ये बर्बाद हो रही है। फसल की बर्बादी अंत में जो है वो एक ही कगार पर पहुंचती है, जहां पर जो महंगाई है वो देखने को मिलती है। और जिस तरीके से चिनाब का जलस्तर बढ़ा है, इस जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो तरबूज की फसल है वो इन किसानों की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि कुछ फसल को ये बचा पाए हैं अभी तक, और इनका ये कहना है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस फसल को बचा पाए हैं, जो कि बची खुची फसल है इनकी। लेकिन वहीं पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो 80% तरबूज की फसल पानी में डूबने से खराब हो चुकी है। यानी कि अभी कुल मिलाकर सिर्फ 20% ऐसी फसल है जो कि किसान बचाने के लिए अभी कारगर साबित हुए हैं, और उस फसल के खराब होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो चलिए आइए हमारे साथ यहाँ पर श्याम शर्मा जो कि सरपंच हैं इस इलाके के, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सरकार इनकी आगे भी पहले भी जो फसलें खराब हुई हैं क्या उसका भी मुआवजा इन्हें मिला, क्या उसको लेकर कोई काम किया गया। तो श्याम जी, पहला सवाल तो आपसे मेरा ये है कि अभी 80% जो फसल है वो खराब हो चुकी है किसानों की, तो आप किसानों के लिए आप किस तरीके से खड़े होंगे इस मुसीबत के समय में? मैम देखो, हमारे जो किसान भाई हैं जी, इन्होंने तरबूज की खेती मतलब लगाई है दरखाल एरिए में। कल हम गए थे वहाँ, और भी आपके जो जेके चैनल श्री देशराज जी, उनके साथ हमारे बोधराज जी भगत हैं जो अपनी पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं J&K स्टेट के जी। तो वहाँ हमने जाकर ये देखा कि जो किसान लोग हैं, दरिया पानी इतना बढ़ गया है, वहाँ उन्होंने ट्रैक्टर ट्रैलियाँ ला के मतलब अपने कपड़े भी उतार ऐसे मतलब इतनी मेहनत इतनी परेशानी आ रही है उनको, उनका इतना नुकसान हो गया पानी बढ़ने की वजह से, उनका तरबूज आधा तो सड़ गया जी। उधर कोई मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई आज तक नहीं गया, ना कोई SDM, ना कोई तहसीलदार, ना पटवारी, ना गिरदाव। हम किसानों के हक की बात करेंगे तो हमने LG महोदय श्री मनोज सिन्हा जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जी कि आप इस टाइम स्टेट के मालिक हैं, तो आपने कोई ऐसा कोई तहसीलदार वगैरह उधर भेजो ताकि जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, 500 एकड़ उन लोगों ने तरबूज लगाया है जी। उनका इतना नुकसान हो गया, उन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे की फीसें देनी हैं, अपनी रोजी रोटी चलाना है। तो श्याम जी, मैं आपसे ये एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि मुआवजा जो है वो कितने हद तक मुआवजा इन किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 80% जो फसल है वो खराब हो गई है, तो उस बीच किस तरीके का मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए और कितना मुआवजा इन्हें मिलना चाहिए? देखो मैम, जो मुआवजा की बात है जी, वहाँ एक कनाल का 50,000 रुपया खर्चा आया है, जो किसान लोगों ने जो फसल जो तरबूज की लगाई है जी। कम से कम मतलब अगर 50,000 उन्होंने लगाया तो 50,000 उनको बेनिफिट भी मिलना था। अगर फसल 80 होती तो लाख रुपए का नुकसान एक कनाल का हुआ उनको जी। चलो हम हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि कम से कम इन्हें 70-80 हजार कनाल का मुआवजा मिलना चाहिए जी, ताकि जो उन्होंने खाद बोया है, बीज बोया है, मतलब जो उन्होंने खर्चा किया है बेचारे ने उधार करके अभी जो फसल लगाई है वो कैसे मतलब चुका पाएंगे। वो मतलब अपने बच्चे को देखेंगे, अपनी रोजी रोटी को देखेंगे, चाहे मतलब दुकानदारों को वो पैसा कैसे चुका पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्याम शर्मा जो कि गढ़खाल सरपंच हैं, और उनका यही कहना है कि जो किसान जिनकी की ये फसल खराब हुई है और 80% फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है पानी में डूबने से, उनको मुआवजा सरकार द्वारा समय पर मिलना चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है।
आज दूसरे दिन जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में 4,758 शिव भक्तों का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 233 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 3030 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए 127 वाहनों में रवाना हुए, जबकि 1728 श्रद्धालु 96 वाहनों में बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए। और वहीं पर अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर आने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और प्रशासन की जमकर सराहना भी की। 16 साल से लगा हुआ हूँ बाबा के धाम में, और जो 15 साल पहले जो दिक्कत आ रही थी वो लास्ट 5, 6, 7 ईयर से जो प्रशासन ने चेंज किया है, मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। जो पहले 700 लोग मर रहे थे यात्री, लेकिन इसके हिसाब से आज की तारीख में से 100-150 के आसपास आ गया है, जो प्रशासन के लिए बहुत बढ़िया है, जो प्रशंसा लायक है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, चाहे बालटाल का हो चाहे पहलगाम का हो। और उसी की कंपेयर में चार धाम जो चल रही है उसमें ये दिक्कत जो यहाँ प्रशासन ने चेंज किया है वो चार धाम में होवे, वो हम चाहते हैं कि चार धाम में ये सुविधा, ये जो सिस्टम लगाई है वो सिस्टम चार धाम में चलावे तो बहुत बढ़िया होगा। प्रशासन वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं। जय हो बाबा, जय बोलेगी। सारी व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा, और जिन हिसाब से हमारी फोर्स और हमारे साथ चल रही है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे उज्जैन में भी, मतलब मेरे महाकाल में भी ऐसा ही होना चाहिए जिन हिसाब से यहाँ पे अमरनाथ में व्यवस्था है। चीज मन में सोची नहीं थी, जो मैंने ये पहली बार ये सारी चीज देखी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। गवर्नमेंट की प्रशासन और हमारे जो कर्मी हैं, प्रशासन के कर्मी है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो लंगर चलता है वो सब व्यवस्था देखते हुए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और अगले साल फिर आने का हम लोग पूरा मन बना चुके हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो उतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं, बाकी जो सुविधा देख रहा हूँ, जहाँ सारे सिस्टम देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत सारे एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने सारे सिक्योरिटी और लोगों का जोश जुनून, तो भाई मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हूँ तो काफ़ी एंजॉय भी कर रहा हूँ और बहुत बोले बम बम। देश के साथ साथ जम्मू में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर और धार्मिक स्थलों पर शिष्य अपने गुरु की पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और इस दिन को गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जम्मू की पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर में भी सुबह से ही शिष्यों का तांता लगा हुआ है। शिष्यों ने मंदिर में आकर अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शिष्यों ने बताया कि गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है और उनके आशीर्वाद से उनका हर कार्य सफल होता है। हमारी सत्य सनातन संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हमारे जो भारतवर्ष है ये संतों की परंपरा है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। श्री वेदव्यास जी महाराज जो आदि गुरु हुए हैं, इसलिए यह जो पूर्णिमा है ये व्यास पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने, संत ऐसा कहते हैं कि पुराणों को बनाना प्रारंभ किया था, पुराणों की रचना प्रारंभ करी थी। आज ही के दिन उन्होंने हमें जीवन जीने का जो एक तरीका है वो बताया था पुराणों के माध्यम से। तो इसलिए आज के इस विशेष दिन पर आज जो पूजा की जा रही है गुरु जी की, हम सभी सनातनी को गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए और गुरु दीक्षा लेके गुरु जी की पूजा गुरु पूर्णिमा में अवश्य करनी चाहिए। गुरु जी के बारे में बताया गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से पहले गुरु की पूजा, और गुरु ने ही हमको बताया है कि भगवान कौन है। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा और गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। इससे हमें ऊपर जाने के लिए, भगवान के चरणों में जगह पाने के लिए जगह मिल जाती है।
आज गुरु पूर्णिमा है। इस दिन हम सब अपने गुरु जी की पूजा करते हैं। हमें सबको गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हम अपने मतलब माता पिता के जैसे पूछ कर चलते हैं, इसी तरह हमें अपने गुरु जी को भी पूछ कर चलना चाहिए और गुरु जी की वंदना करनी चाहिए। आरएसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह से लेकर पिंडी तक जाने वाली नहर का पानी बंद होने से किसानों में भारी रोष है। किसानों के मुताबिक इस समय वो अपनी धान की फसल की रोपाई कर रहे हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग द्वारा इस नहर का पानी बंद करने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। इन लोगों के मुताबिक नहर में पानी उपलब्ध न होने से किसानों की धान की पौधे सूख रहे हैं और वहीं पर किसान रोपाई के लिए जमीन भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि विभाग को आबयाना देने के बाद भी उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और वहीं पर परेशान किसानों ने अब उपराज्यपाल से नहर में पानी छोड़ने की अपील की है। इरीगेशन डिपार्टमेंट ने जी बारोबंदी कर दी है नहरां दी, मेहरबानी करके जी कोटली मियां फतेह तो लग के या मीरा साहब तो लग के कोटली मियां फतेह और पिंडी दलवाल पिंडी तक नहरां जिहड़ियां सुक गईयां ने, मेहरबानी करके तो इत्थे पानी छड्डिया जाए। मैं अपील करना जम्मू DC साहब अगे और इरीगेशन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर के असीं अपील करने कि मेहरबानी करो, किसान भरा अगे परेशान ने, कुदरत वालू बारिश नहीं पैंदी पई, तो मेहरबानी करके तो दोए नहरां सारियां नहरां 'च पानी छड्डिया जाए। 12बंदी नहीं करनी चाहिए अजे, जे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा छड्डिया जाए, क्योंकि किसान भरा अपने जड़ा वो झोना लाना उन्होंने कद कराना, पनीरियां होई दियां ने, कईयां दियां पनीरियां सुकदियां पियां ने, कोई लाभ लांदा पिया, झोना लांदा पिया, पुरानी बासमती लांदा पिया। तो मेहरबानी करके तो दोवां नहरां दे पानी छड्डिया जाए, बाकी भी नहरां 'च पानी छड्डिया जाए। जे फुल नहीं देना तो इदां दा ही छड्डिया जाए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੱਦ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੁਆਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਦ ਕਰਾਏਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਬੰਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੱਦ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਨਾ ਪੜਾਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਰਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਨੀਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੱਦ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਰਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਰਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, लेकिन हुण इस मौके सब जिमीदार परेशान है। सड़क के निर्माण कार्य का टेंडर रद्द होने पर बिजनौर के लोगों ने भारी रोष व्यक्त किया। लोगों के मुताबिक बिजनौर के वार्ड नंबर 13 में स्थित डिफेंस नाले के पास सड़क का निर्माण कार्य का टेंडर हुआ था और जिससे कि स्थानीय लोगों में खुशी थी, लेकिन अब पता चला है कि इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। लोगों ने सरकार से दोबारा इस सड़क के निर्माण कार्य को प्लान में रखने और इसका जल्द टेंडर करने की मांग की है। खुशी हुई, पहले 6 महीने पहले पता चलिया भाई चोरली टू लिए कोटली तोड़ी रास्ता बना हुआ, कुछ कोई किलोमीटर के लगभग 700 मीटर के लगभग बने का भी है। तो कुछ दिन पहले पता चलिया कि शायद टेंडर भी लगे, टेंडर कैंसल हुई है। ये पता नहीं ये PWD की रामजादी है या सरकार की गलत गुमराह किया गया, जहाँ इत्थों की अफसरशाही ने कोई ऐसा प्रपंच छड्डिया। तो मैं सरकार की एक बार एकड़े गल आखना चाहना कि एकड़ा रास्ता बनने कन्नै एक तो बिजनौर एड्डी वड्डी सैरगाह कोई नहीं, पोल्यूशन रहित मिलेगी। दूसरे नंबर 34 फुट रोड है फैंस लैंड है इधर और 22 पारे। कन्नै कन्नै मैं भी आखना चाहना कि बेशक अस किसान हाँ, साड़ी जमीनां उधर
लेकिन किसान भी जेड़े इनक्रोचमेंट करा देन 34 फुट की भी है, कोई अगे चली जाता, कोई किश करा दा, तो सरकार ने अगर उसी हैंड ओवर किया तो उसका जल्दी को जल्दी एक रस्ता बनाया जा। एक डिफेंस नाल है, ਉਹਦੇ कन्ने कन्ने एक रोड है, बड़ा चौड़ा रोड है ਜਿਹੜਾ कि कोटली तू जाता है चोरली तड़ी जाता है। इत्थे बड़ा चिक्कड़ रही है, अगे अगे चिक्कड़ हो जाता है, कच्चा रोड है, लोगों की बड़ी डिमांड है, 7-8 साल हुई लोगों की डिमांड है कि ये भी रोड बन गए, थोड़ा वाला बनया वो भी टुटी आ, तो हूँ यदा टेंडर होया हा चोरली तू लिए उधर कोटली तड़ी टेंडर होया हा, तो एक टेंडर कैंसल हुई आ। मैं पूछना चाहना सरकार की कि ये टेंडर कैली कैंसल होया, ये लोगों की डिमांड हा, अच्छी डिमांड हा, जिन्ने भी दूर दराज के ग्रां का एरिया वो कन्ने लगते हे, ये कन्ने कोई 30-40 ग्रां लगते हैं इस रोड के कन्ने के, और उन्हें साधन भी है ही बिशनाह जल्दी है पुज्जने का, ये शॉर्टकट एरिया हा। तो मैं सरकार अगे ये अपील करना कि ये कैंसल ना किया जाए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।